Recording in progress. न्यूज सही है ना? न्यूज सही है ना? Okay. For manufacturing X units, labor cost $150 minus 54x. प्रोसेसिंग कॉस्ट देखते हैं, जब शुरू होंगे तब बोलेंगे अपन, अभी तो कुछ भरोसा नहीं रहता। प्रोसेसिंग कॉस्ट इज एक्स स्क्वायर, प्राइस ऑफ ईच यूनिट बोला है। ओके, इतने दिन खुद से ट्रीटमेंट, अरे नहीं ना, खुद से ट्रीटमेंट नहीं, मैं एक्चुअली कुछ नहीं कर रही थी मैं सिर्फ स्टीम लेना, ये सब घर पे थी। एक्चुअली इट्स रॉन्ग, आई नो, बट कभी कभी मेरे ऐसे हो जाता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ गलत है फाइंड एक्स, जान है तो जहां है ना, इसलिए मैंने एक्चुअली मैं बहुत कम बीमार पड़ती हूँ यार, बहुत ही कम बीमार पड़ती हूँ, इसलिए से ना मेरे को ऐसे पसंद नहीं आता। बट ये जो जुकाम है वो मेरे को 2 महीने बाद फिर से हुआ, तो इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। एक्चुअली रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, नहीं कुछ नहीं होगा, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, बुखार 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 कुछ नहीं आ रहा मुझे। चलो कोशिश करो फटाफट। चलो ट्राई करो। टोटल कॉस्ट चाहिए ना हमें, कॉस्ट कैसे होगी बताओ तुम लोग, टोटल कॉस्ट कैसे होगी? ट्रिप तर एकदम झकास झाली, बस ऐसा था कि और एक दिन मिलना चाहिए था, इसका थोड़ा बुरा लगा, बट ठीक है, जो भी टाइम था वो अच्छा था। हाँ फ्रेंड्स बराबर, यस, करूंगी, इंस्टा पे पोस्ट करूंगी मैं कुछ दिन बाद, अभी जस्ट आई हूँ ना, आज सुबह ही आई मैं 8:15 बजे आज मुझे पहुंचने के लिए, इसलिए। चलो टोटल कॉस्ट बोलो, टोटल कॉस्ट कितना है? लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट, बताओ कितना आएगा? 150 माइनस 54x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्सप्रेशन कैसे बना? एक्स स्क्वायर माइनस, ये बोर्ड्स वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, तुम्हारे पेपर चेक करके मिलेंगे कल तक, पक्का कल शाम तक पेपर चेक करके मिल जाएंगे, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस 54x प्लस 150, ये टोटल कॉस्ट है। नाउ वी वांट टोटल कॉस्ट टू बी इंक्रीजिंग, है ना? इसको सी लेते हैं। हाँ मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी पीडीएफ फॉर्मेट में। टोटल कॉस्ट इज
इज इंक्रीजिंग इफ बस एक काम करोगे आज ना मुझे जिन्होंने जिन्होंने पेपर्स अटेम्प्ट किए हुए हैं ना तुम लोग हाय भेजो सब लोग तुम्हारा मैसेज बहुत नीचे चला गया है ये लोगों के विशेष के चक्कर में तुम्हारे मैसेज बहुत नीचे चले गए तो हाय भेजो सब लोग जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है ना सब लोग हाय भेजो ओके सो दैट आई वोंट मिस आउट एनी पेपर ठीक है total cost is increasing if dc by dx is less than 0 सॉरी डिक्रीजिंग बोला है क्या डिक्रीजिंग बोला है सो इट्स लेस देन 0 चलो ट्राई करो देन फटाफट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना इसका चलो फिर डेरिवेटिव ले लो dc by dx is equal to differentiation of x square minus 54x plus 150 dx okay बारिश बारिश नहीं थी रे गोवा में बिल्कुल बारिश नहीं थी इनफैक्ट मैं ऐसे इतनी टैन हो गई हूँ ना धूप की वजह से ऐसे प्रॉपर स्लीव्स का जो मतलब हाफ स्लीव था ना तो जो ओपन पार्ट था वो एकदम ऐसे प्रॉपर बॉर्डर दिख रहा है मुझे हाँ प्रॉपर बॉर्डर दिख रहा है वो ओके डीसी बाई डी एक्स लेस देन 0 डीसी बाई डी एक्स कितना है 2x minus 54 less than 0 so what is this 2x is less than 54 so x is less than 54 upon 2 लिख रहे हैं ना simultaneously yes एक साथ लिखो x is less than 27 so value of x for which cost is decreasing total cost is decreasing if x is less than 27 total cost is decreasing if x is less than 27 पहले का आंसर मिल गया दूसरा रेवेन्यू रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग सेकेंड सब क्वेश्चन कॉलेज नहीं जाना है क्लास में आना है क्या फिर टोटल रेवेन्यू इज व्हाट total revenue is what
प्राइस इनटू डिमांड। डिमांड क्या है यहाँ पे? डिमांड मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं? एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। सो दिस इज रेवेन्यू। प्राइस इनटू डिमांड याद आ रहा है ना? लास्ट क्लास में हमने देखा था रेवेन्यू इज व्हाट? प्राइस इनटू डिमांड। तो प्राइस तो पी है, डिमांड मतलब क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। प्राइस कितना होगा? हाउ मच इज प्राइस? 10800 माइनस 4x स्क्वायर इंटू एक्स। तो 10800x minus 4x cube. This is revenue. Okay, this is revenue. अब क्या करोगे? डिफरेंशिएट dr by dx. Differentiation of 10800x minus 4x cube with dx. Okay. Now इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 10800 माइनस 4 को बाहर लिया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो गया? 3x स्क्वायर। ठीक है, हाउ मच इज दिस? 10800 माइनस 12x स्क्वायर। अभिषेक सर लॉ स्टार्ट करने वाले, क्या बात कर रहे हो? गुड। तो क्या हो जाएगा फिर भी नेक्स्ट? dr by dx तो आ गया है ना। रेवेन्यू क्या चाहिए हमें? रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, so dr by dx is greater than 0. okay, so dr by dx is greater than 0 कैसे होगा? 1, अरे यार क्या आफत है। 10800 minus 12x square greater than 0. So 10800 greater than 12x square है ना। तो इसको डिवीजन में लेके आओ फटाफट। 12 ग्रेटर देन x स्क्वायर कितना है ये? 900। दिस हैज बिकम 900। ओके, तो x क्या हो जाएगा फिर? x इज लेस देन 30। नेगेटिव का तो सीन ही नहीं बनेगा। नेगेटिव का सीन क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज नेगेटिव डिमांड कभी हो ही नहीं सकती। ओके, नेगेटिव डिमांड कभी हो ही नहीं सकती। चलिए आगे बढ़े। यस तुम्हारा फाउंडेशन का जल्दी खत्म होगा रे अनुजा पोर्शन। चलो नोट करो फटाफट, क्योंकि तुम्हें बाद में फिर 12th का भी आता है ना फिर सीन पिक्चर में। तो 12th का जो है वो उसके लिए अपन को ये जल्दी खत्म करना पड़ेगा। बात ये है इस वजह से। स्टैट्स कब शुरू करेंगे? अच्छा स्टैट्स शुरू करेंगे तो फिर मुझे 3 ही दिन मिलेंगे, 4 दिन नहीं मिलेंगे। फिर विल गेट ओनली 3 days। नवंबर का क्या होता है पता है क्या? बहुत जल्दी जल्दी में खत्म करना पड़ता है। ये तुम लोगों का थोड़ा अच्छे से होता है आराम से। नवंबर का ऐसे होता है थोड़ा सा भागना ही पड़ता है कुछ भी करो, बट इट्स ओके। इसलिए उनको उनका क्लास में डेली लेती हूँ मंडे टू फ्राइडे। बिजनेस मैथ्स एक तो डिफिकल्ट है, ऊपर से ये लोग पढ़ते नहीं है ज्यादा।
चलो आगे बढ़े। चल देव, तेरा थिएटर मोड आएगा कभी। तो वन मोड बंद पड़ गया ना, पता ही नहीं इसको क्या हो जाता है, बीच बीच में पूरा ही हैंग हो जाता है। बर्थडे तो मस्त था रे। तो बहुत लेट पूछ रहा है मुझे अभी। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। Total cost of manufacturing X articles is C is equal to 47x plus 300x square minus x raised to 4. Find x if average cost is एवरेज कॉस्ट क्या होता है, पहले ये बताओ मुझे। व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? वेरी गुड। टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट सी है और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? एक्स, सी अपॉन एक्स। ओके, टोटल कॉस्ट कितना है? सी है और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हमारे पास? एक्स है। ओके uh, 47x 300x square minus x is to 4 upon x. So how much is this CA? Average cost को अपन CA लिखेंगे, तो 47x upon x 47 बचा, 300x square upon x 300x बचा, x raised to 4 upon x x cube बचा। Okay, now this is CA. अब हमें देखना है कि वेदर CA इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आया है क्या है किसी का आंसर? CA को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है। वी नीड टू चेक वेदर CA इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डिफरेंशिएट किसको करना पड़ेगा इन दिस केसेस? टेल मी। यस, जिसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसको चेक करना है हमें? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमें CA को चेक करना है, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। सो differentiation of CA with dx is equal to 47 का डिफरेंशिएशन 0, 300x का डिफरेंशिएशन 300। अच्छा ओके, ये लिखता है ना थोड़ा सा, एग्जामिनर मार्क्स काट देगा नहीं तो। ओके, सो 0 प्लस 300x का डिफरेंशिएशन 300, x क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? DCA बाय DX। नाउ एवरेज कॉस्ट इज increasing,
कब? इफ DCA बाय, या फिर therefore भी लिख सकते हैं, एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, therefore DCA by DX square is greater than 0. DCA by DX is what? Greater than 0. चलो चेक करो फटाफट। एक मिनट। हाँ, ओके चलो, रिंगटोन मैंने चेंज नहीं किया रे, रिंगटोन यही तो है। दो फोन्स है ना, एक ये वाला और एक दूसरा मोटो वाला, मोटोरोला। चलो 300 माइनस 3x स्क्वायर आया। इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन 0। ओके, इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन 0। तो यस, 3x स्क्वायर को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा? 300 ग्रेटर देन 3x स्क्वायर। सो x स्क्वायर 300 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा ना। सो व्हाट इज दिस? 100 greater than x square. Okay, so 100 greater than x square मतलब, yes, what it is? 100 greater than x square मतलब 10 greater than x. Okay, 10 greater than x को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, x is less than 10. x is less than 10. Okay, ऐसा भी लिख सकते हो, x is less than 10. So this is the answer. So अगर average cost increasing चाहिए तो x is what? Less than 10. X should be what? Less than 10. If you want average cost to be increasing, if you want average cost to be increasing, then yes, that x should be less than 10. So final answer लिख लेने का फिर, for average cost to be increasing, x is less than what? 10. Now average cost is what? Decreasing, है ना? This is average cost. Average cost is decreasing. कैसे होगा? Differentiation of average cost with dx is less than 0, है ना? So what is that? 300 minus 3x square. All right, 3x square को शिफ्ट कर दो। मैं हमेशा नेगेटिव को शिफ्ट करती हूँ, मैंने बताया था दोनों साइड में पॉजिटिव मेंटेन होना जरूरी है। 300 लेस देन 3x स्क्वायर,
राइट. सो एक्स स्क्वायर और ये क्या आ गया 100. ओके, सो दिस इज व्हाट 10 less than x, or you can say x is greater than 10, or you can say x is greater than 10. ये ओपन माउथ x की तरफ चाहिए. ओके, ये ओपन माउथ जो है वो किसकी तरफ चाहिए, x की तरफ चाहिए. सो x is greater than 10. So average cost is decreasing if x is greater than 10. That's it. Okay, so it's very simple. Done with the writing. इंक्रीजिंग निकालना जरूरी है क्या, कि हमें डिक्रीजिंग पता है. हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं. यश, तुम्हें अब सारे स्टेप्स दिखाने पड़ते हैं बेटा. ओके, ये सारे स्टेप्स तुम्हें दिखाने पड़ते हैं, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे. अपन डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते उसको. ठीक है, चलो चले आगे. नेक्स्ट. ऑलराइट, नया कॉन्सेप्ट है. अब कुछ फॉर्मूला और ऐड हो जाएंगे. अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने मार्जिनल डिमांड देखा, मार्जिनल सप्लाई देखा, एवरेज कॉस्ट देखा, एवरेज रेवेन्यू देखा. ओके, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे अपन. ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कुछ फॉर्मूला है, वो अपन देखते हैं अभी. ऑलराइट, चलो लेट्स मूव टू. तुम बताओगे मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है. व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हुआ है ना ये. मैं तो फॉर्मूला बेस्ड बताऊंगी, मैं तो मैथमेटिक्स बेस्ड बताऊंगी. कॉन्सेप्ट तो तुम मुझे सिखाओगे. अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा. यस, नहीं हुआ है अभी तक ये. इको में नहीं हुआ है अभी तक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड ऑल. हम्म, मैं तो पूरा. अच्छा, 12th में नहीं हुआ है, फाउंडेशन में हुआ है. ओके, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो यार फॉर्मूला बेस्ड बताऊंगी तुम्हें. ऑब्वियसली मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी मैं उसका, फॉर्मूला जो भी है. ओके, देखो. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. So if demand is a function of price, this is what, responsiveness of demand. Very good. If demand D is function of price, then elasticity of demand represents what? How demand responds to change in prices. Change in what? Price. Okay, so that is actually elasticity of demand.
but this is what, this is unitless quantity. This is what unitless quantity. बताती हूँ मैं कैसे unitless quantity हो जाएगी. Look at this. Elasticity of demand is represented by eta, Greek letter eta. इसको बोलते हैं eta. Okay, Greek letter है वो एक. Na बोलना है उसको. इसको क्या बोलना है? eta. Eta is what? Greek letter. क्या देखा हम लोगों ने? Change in demand with respect to change in price. तो ये तो मार्जिनल डिमांड ही हो जाएगा ना फिर. अगर हमने सिर्फ इतना ही रखा फॉर्मूला तो ये मार्जिनल डिमांड ही हो जाएगा. बट व्हाट, यहाँ पे इलास्टिसिटी इज व्हाट? यूनिटलेस क्वांटिटी. यूनिटलेस क्वांटिटी की स्पेशलिटी क्या होती है पता है? दे आर वेरी इजी टू कंपेयर. मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते हो ना एक का वेट और एक का हाइट कंपेयर करना. नो, यू कैन नॉट डू दैट. So to bring them at same platform, generally we prefer unitless quantities. Unitless quantities से कैसे होगा? तुम्हें कंपेयर करने के लिए आसानी हो जाएगी. ओके, तो इस वजह से अपन जनरली यूनिटलेस क्वांटिटीज प्रेफर करते हैं. तो अगर मुझे इसको यूनिटलेस करना है तो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय p एंड डिवाइड दिस बाय d. ओके, तो p एंड d उल्टा किया तो इसका यूनिट रुपीज होगा, इसका यूनिट रुपीज होगा. ये यूनिट्स में होगा, ये यूनिट्स में होगा. अब कोई यूनिट नहीं रहेगा उसको. हाँ, यू कैन कॉल इट एज परसेंटेज ऑल्सो. देव, वेरी गुड. सो इसको तुम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो. जब भी कोई यूनिटलेस क्वांटिटी हमारे पास आता है तो वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू परसेंटेज ऑल्सो. ओके, सो दैट इज ऑल्सो बेनिफिट ऑफ यूनिटलेस क्वांटिटी. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है. समझ में आ रही है ना बात? तो चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, ये तो मार्जिनल डिमांड भी हो जाएगा ना. चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, ये मार्जिनल डिमांड भी तो ले सकते थे, बट हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों लिया? बिकॉज अगर तुम मार्जिनल डिमांड लोगे तो वहां पे हमें यूनिट मिलेगा. कुछ चेंज इन डिमांड कुछ यूनिट प्लस पर रुपीज ऐसा कुछ हमें मिलेगा वहां पे, है ना, यूनिट. बट वी डोंट वांट यूनिट, वी वांट यूनिटलेस क्वांटिटी. तो यूनिटलेस क्वांटिटी के लिए मुझे उसको अगर यूनिटलेस बनाना है तो मुझे p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और d से डिवाइड करना पड़ेगा. p से मल्टीप्लाई और d से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस वजह से ये बन गया ईटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इट बिकेम व्हाट? यूनिटलेस क्वांटिटी. अब देखो, मुझे बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है? इंक्रीज या डिक्रीज? प्राइस बढ़ती है तो डिमांड डिक्रीज होती है. प्राइस घटती है, अगर इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस. व्हाट इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड? डिमांड इंक्रीजेस. ऑलराइट, ओके. तो ये इनवर्स रिलेशन है. तो ये जो वैल्यू तुम्हें मिलेगा dd by dp विल ऑलवेज बी नेगेटिव. dd by dp ये जो हमें मिलेगा ये ऑलवेज क्या मिलेगा? हमें नेगेटिव मिलेगा. तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा नेगेटिव मिलेगा. और तुम्हारा परसेंटेज दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें जो मिलेगा वो हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, वो हमें पॉजिटिव चाहिए, है ना. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये हमें कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए. और अगर तुम dd by dp ढूंढोगे तो तुम्हें वो कैसे मिलेगा? ये तो नेगेटिव मिलेगा. तो हमें पॉजिटिव लाना है, हमें उसको पॉजिटिव लाना है. इस वजह से हमने उसको एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दिया. अब ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे. dd by dp नेगेटिव है ही, dd by dp पहले से ही नेगेटिव आएगा. कुछ भी करो, dd by dp विल ऑलवेज बी नेगेटिव. तो मेरा आंसर जो था वो पहले कैसे, अगर मैं ये नेगेटिव साइन नहीं रखती तो मेरा आंसर पहले कैसे आता था? नेगेटिव आता था. लेकिन मुझे नेगेटिव आंसर नहीं चाहिए बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी. इट विल गिव मी परसेंटेज. सो आई डोंट वांट नेगेटिव आंसर. तो उस नेगेटिव आंसर को dd by dp की वजह से जो भी नेगेटिव आंसर आएगा उसको अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो आई विल पुट वन मोर नेगेटिव साइन. ओके, आई विल पुट व्हाट? वन मोर नेगेटिव साइन. ठीक है, तो अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे? दोनों पॉजिटिव. सो टू रिड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय dd by dp, टू रिड्यूस नेगेटिव इफेक्ट produced by dd by dp
elasticity of demand should always be what? I mean, the formula should have negative sign. Okay, the formula should have what? Negative sign. So note it down fast. वाह देव, हरिश्चंद्र अगर कंप्लीट कर लिया तूने. नाइस नाइस. कांट वी पुट मॉड्यूलस फॉर डीडी बाई डीपी? हाँ, अगर तूने डीडी बाई डीपी के लिए मॉड्यूलस रखा तो यार दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव ना. मतलब सी, इशू क्या होता है ना, अगर मॉड्यूलस रखा तो जो डीडी बाई डीपी का रेट ऑफ चेंज है वो हमें एक्यूरेटली थोड़ी ना मिलेगा. मॉड्यूलस तो पूरा उसका मीनिंग ही चेंज कर देता है ना. मॉड्यूलस पूरा उसका मीनिंग ही चेंज कर देता है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे. ओके, तो इसका बहुत मैथमेटिकली अलग एक्सप्लेनेशन है. बट अगर तुम मैथमेटिक्स से ज्यादा उसका थोड़ा इसका थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिकॉज इसका कोर इकोनॉमिक्स है ना. सो मॉड्यूलस वी जनरली डोंट पुट, मतलब वी ट्राई टू अवॉइड मॉड्यूलस इन द फॉर्मूला. रहते हैं मॉड्यूलस के साथ भी फॉर्मूला कोई कोई, बट in case of derivatives generally we try to avoid modulus, because डेरिवेटिव का काम ही है ना रेट ऑफ चेंज देना, और तुम मॉड्यूलस डाल के वो रेट ऑफ चेंज का ही मीनिंग चेंज कर रहे हो, ऐसे हो जाएगा. दैट इज वी जनरली अवॉइड मॉड्यूलस इन केस ऑफ डेरिवेटिव्स. चलो डन. चलो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा का फॉर्मूला हमने देखा. क्या था ईटा का फॉर्मूला? माइनस पी बाई डी 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 बाई डी पी. ठीक है. नाउ कुछ केसेस देखते हैं अपन. ठीक है, लेट्स लुक एट फ्यू केसेस. फर्स्ट केस, ईटा इज इक्वल टू 0. ईटा इज इक्वल टू 0 कब हो सकता है? व्हेन, अब प्राइस और डिमांड ये 0 तो कभी हो नहीं सकते. डिमांड 0 होने का तो चांस ही नहीं बनेगा. प्राइस तो 0 नहीं हो सकता. सो बचा कौन? बचा डीडी बाई डीपी. व्हेन डीडी बाई डीपी इज इक्वल टू 0. कैन यू टेल मी इसका मीनिंग? डीडी बाई डीपी 0 कब होगा? कैन यू टेल मी इसका मीनिंग? इट्स मीनिंग dd by dp is equal to 0. What do you mean by this? सोचो थोड़ा, दिमाग पे जोर डालो. What do you mean by dd by dp is 0? ओके, परफेक्टली इनइलास्टिक. ठीक है, हो जाएगा. ओके, देखो मैथमेटिकली इसको अगर अंडरस्टैंड करना है, डीडी बाई डीपी क्या होता है?
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, है ना। डिमांड में कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, इसका मतलब होता है डी डी बाई डी पी। तो डी डी बाई डी पी 0 है, इसका मतलब डिमांड में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ये उसका मतलब हुआ, है ना। सो डिमांड इज कांस्टेंट फंक्शन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड इज ए कांस्टेंट फंक्शन, डी डी बाई डी पी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स व्हाट, rate of change of demand with respect to price is what, 0. that means price के साथ demand में कोई भी change नहीं हो रहा है, that means demand is constant function. Okay, so in this case demand is called perfectly inelastic. इसका मीनिंग थोड़ा सा इको में समझ जाओगे तुम, इनइलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन, इफ ईटा इज बिटवीन 0 and 1, if eta is between 0 and 1, then demand is relatively inelastic. Demand is what, relatively inelastic. eta equal to 0 मतलब demand was perfectly inelastic. पूछते हैं वो कभी कभी एग्जाम में किस टाइप का डिमांड तुम्हें मिल रहा है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, ओके। सो नेक्स्ट थर्ड इज, इफ eta is equal to 1, then 1 कब होगा रे, कौन बताएगा मुझे, 1 कब होगा, eta is equal to 1 कब होगा, when you can say P is or else D is exactly proportional to P, when D is exactly proportional to P. देखो ध्यान रखिए, एग्जांपल लेती हूँ मैं इसका, ठीक है। सपोज D is equal to 3P, ईटा फाइंड आउट करके देखते हैं अपन कितना आता है, क्या है ईटा, माइनस पी बाई डी, माइनस 3P, माइनस पी बाई डी, माइनस पी बाई डी कितना है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, नेगेटिव साइन प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे। एक काम करो, नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि वो 3 कैसे कैंसिल होता है, ओके। नेगेटिव साइड को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, हाँ वही मैं बोल रही हूँ, नेगेटिव साइन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, इग्नोर इट एज यू डू इन इको। हाँ तो 3P, मुझे बस बताना है कि वो कैंसिल कैसे होते हैं। डी के जगह पे मैंने क्या लिखा है, देखो 3P लिखा है, डी के जगह पे मैंने 3P लिखा है, देखो यहाँ पे डी है। नाउ डी डी बाई डी पी, डी कितना है, 3P बाई डी पी, पीपी कट हो गया 1/3, 3 को बाहर लेके आओ, 3 बाहर आया, 3 निकल गया, 1 बचा, आ गया 1। मुझे ये बताना था तुम्हें बेसिकली, ओके। सो इग्नोर नेगेटिव साइन फॉर सम टाइम। तो क्या हुआ, P अपॉन डी है अपना फॉर्मूला, है ना, P अपॉन डी है अपना फॉर्मूला, तो P हमने लिख दिया और D क्या है, 3P, PP चला गया, डी डी बाई डी पी ना, कैपिटल D कितना है, 3P, तो D के जगह पे 3P अपॉन D, सो 3 बाहर आ गया, 3 विल गो, राइट।
PP will go, right? So 1/3 into 3, it becomes 1. ठीक है, it becomes 1. So yes, so elasticity of demand कितना आया? 1 आया. Elasticity of demand कितना आया? 1 आया. Right? So elasticity of demand is equal to what? 1. Got it? So मुझे ये बताना था कि D is directly proportional to P. इसका मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है उसका. ओके? हाँ, मतलब सीए फाउंडेशन में तुम्हें कुछ यूज नहीं है. जो लोग इकोनॉमिक्स में स्पेशलिटी वगैरह करते हैं ना, उनको यूज आता है नहीं सब. जो पीएचडी वगैरह करते हैं उनको इन सब की जरूरत होती है. ओके, सो इसको अपन बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक. व्हेन ईटा इज इक्वल टू 1, वी कॉल इट एज यूनिटरी इलास्टिक. जो नीचे का एग्जाम्पल है वो नहीं समझ में आया होगा तो इग्नोर करो, कोई जरूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, when eta is equal to 1, demand is directly proportional to P, and therefore we call it as unitary elastic. When eta is between 0 and 1, demand is relatively inelastic. When eta is equal to 0, demand is perfectly inelastic. Okay? सो नीचे का एग्जाम्पल जो है वो नहीं समझ में आया होगा तो भी चलेगा. इतना डीप में एक्चुअली इसलिए बताया मैंने कि वो 3 कैसे कैंसिल होता है और 1 कैसे आता है वो मुझे बताना था. मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का मीनिंग मुझे बताना था. दैट्स इट. ओके, नाउ फोर्थ कंडीशन, ईटा इज ग्रेटर देन 1. इफ ईटा इज ग्रेटर देन 1, इट इज relatively elastic. If eta is greater than 1, it is what? Relatively elastic. Alright, so if eta is 0, देखो हमने क्या क्या चीजें सीखी. सबसे पहले हमने देखा कि ईटा होता क्या है. सो ईटा इज व्हाट? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये हमने देखा. फिर हमने क्या देखा? व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी? व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी? डिमांड को, आई मीन डिमांड में कैसे रिफ्लेक्शन होता है अगर प्राइस चेंज होता है तो. इफ प्राइस चेंजेस, हाउ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन डिमांड, वो हम लोगों ने देखा. आई मीन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फिर हमने ये देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटलेस क्वांटिटी? रुपीज, किलोग्राम, किलोग्राम पर लीटर, ऐसा कोई यूनिट उसको नहीं होता है. तो इस वजह से अपन उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड अपन उसको कंपैरिजन के लिए भी यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट. ओके, दूसरी चीज हम लोगों ने देखी, जो तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा हमेशा. क्यों? बिकॉज ये फ्रैक्शन हमेशा नेगेटिव होता है. तो हमने उसको पॉजिटिव करने के लिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन दिया. जैसे कि मानसी ने मुझे इन्फॉर्म किया कि इको में ऐसा कुछ नेगेटिव कॉन्सेप्ट अपन रखते नहीं है पिक्चर. बिल्कुल सही, थैंक यू. तो इस वजह से उसको नलीफाई करने के लिए हमने और एक नेगेटिव दे दिया. ओके, नेक्स्ट फिर हमने 4 तरीके के इलास्टिसिटी देखे. फर्स्ट था ईटा इज इक्वल टू 0, जिसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक. ईटा इक्वल टू 0 मतलब डी डी बाई डी पी इज इक्वल टू 0. इसका मतलब होता है डिमांड इज कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है. देन ईटा इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1. ईटा इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 का मतलब है इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. ईटा इज इक्वल टू 1 का मतलब है डिमांड एंड प्राइस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये कॉल इट एज यूनिटरी इलास्टिक. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब डिमांड विल बी समथिंग कांस्टेंट इनटू पी. डिमांड विल बी सम कांस्टेंट इनटू पी. इसको बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, eta is greater than 1, it is what? Relatively elastic. Eta is greater than 1 means what? It is relatively elastic. समझ में आया सब कुछ? Yes, understood this part? Any doubt to anyone? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? Yes. एक और केस. कौन सी? तुम्हें मैथ्स में तो इतनी केसेस हैं. मैथ्स में तो इतनी है. हुआ ना परफेक्टली इनइलास्टिक. सबसे पहला वाला केस परफेक्टली इनइलास्टिक 0.
जहां पे डिमांड इज कांस्टेंट फंक्शन. ओके मानसी, अंडरस्टूड? ऑलराइट. डिमांड इज इनफाइनाइट. एक्चुअली कांस्टेंट फंक्शन को ही तुम बोल सकते हो डिमांड इज इनफाइनाइट, बिकॉज see when demand is constant function, that means what? It does not depend on price, है ना? Demand is constant function, first वाला case. Demand is constant function, that means it does not depend on price. तो उसी को अपन रिलेट करते हैं इनफाइनाइट के साथ. ओके उसी को तुम रिलेट कर सकते हो इनफाइनाइट के साथ. सो मैथमेटिकल टर्म्स में जो भी रिक्वायर्ड था वो तो हमने सब देख लिया है. ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल कंटिन्यू टुमारो विद सम क्वेश्चंस. हाँ और हम कुछ और फॉर्मूला मतलब डिराइव करने वाले हैं, विच इज एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये तीनों को रिलेट करने वाला एक फॉर्मूला हम लोग कल देखेंगे. ठीक है चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कल कोई और क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व करने वाले हैं काफी सारे. ओके सी यू ऑल देन टुमारो. चलो बाय बाय.